स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी दे, आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे बैठक लेंगे और बैठक में टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव होंगे मौजूद, सह प्रभारी दीपिका पांडे होंगी, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल होंगे, प्रीतम सिंह भी मौजूद होंगे। इसके साथ ही आपको बताएं वीरेंद्र सिंह राठौर होंगे, अजय कुमार होंगे, राजेश धर्माणी भी बैठक में पहुंचेंगे। सभी समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयोजकों के साथ ये अहम मीटिंग होगी। तो टिकट दावेदारों को लेकर चर्चा की जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे की अध्यक्षता में बेहद अहम बैठक आज होगी और बैठक में टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि मेरे सहयोगी मौजूद हैं। रवि, आज बेहद अहम बैठक होने जा रही है कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की। विस्तार से जानकारी दीजिएगा, कब ये बैठक शुरू होगी, किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कौन कौन बैठक में शामिल होने वाला है? बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त मैं एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दूं कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और यहां पर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पहुंच चुके हैं, सह प्रभारी यहां पर पहुंच चुके हैं और जो अविनाश पांडे हैं, जो चेयरमैन है स्क्रीनिंग कमेटी के, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त यहां पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। मैं कांग्रेस भवन में हूँ। अंदर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हैं, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं और स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन है वो भी अविनाश पांडे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही दो मेंबर अगर बात करें तो अजय कुमार और इनके साथ ही वीरेंद्र सिंह राठौर भी यहाँ पर मौजूद है। अंदर स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जिस तरीके से टिकटों का आवंटन होना है उसकी रायशुमारी आज यहां पर सभी बड़े नेता कांग्रेस के मौजूद हैं। ऐसे में किस तरीके से टिकटों का आवंटन होना एक बड़ी बात आज रहेगी। इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है इसके बाद ठीक एक और बैठक होनी है जिसमें कोर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं कांग्रेस के वो सभी शामिल होंगे। इसके बाद अगर बैठकों की बात करें तो लगातार बैठकों का दौर चलता रहेगा। जो महानगर अध्यक्ष हैं, इसके साथ ही जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी जो है स्क्रीनिंग कमेटी जो है बैठक करेगी और इसके साथ ही साथ जो तमाम और जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके साथ भी स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक रखी गई है। इस पूरी बैठक में कुल मिलाकर टिकटों पर रायशुमारी होगी, कौन कौन दावेदारी कर रहे हैं, पूर्व प्रत्याशी कौन कौन रहे हैं और उनकी अपने क्षेत्र में किस तरीके की मजबूती है। एक फॉर्मूला है जो आज तय होना है, जिसको तय किया जाना है और तय समय पर 9:30 बजे इस बैठक में शुरू होना था और ये बैठक कांग्रेस भवन में शुरू हो चुकी है। इस बैठक में पूरी तरीके से रायशुमारी होनी है कि किस तरीके से इस बार टिकटों का आवंटन किया जाना है और कौन से प्रत्याशी पर मोहर लगनी है, क्योंकि इससे पहले तमाम पर्यवेक्षक कांग्रेस की बात करें तो 31 पर्यवेक्षक हैं जो कि प्रदेश में जिन्होंने भ्रमण किया और उसके बाद उन्होंने प्रत्येक विधानसभा सीटों पर उन्होंने तमाम वहां के कार्यकर्ता हैं उनसे जानकारी ली है, रायशुमारी की है कि किस तरीके की किसकी पकड़ अपने क्षेत्र में है। फॉर्मूला सीधा सा इस वक्त कांग्रेस का है कि जो लोग लगातार कांग्रेस के लिए सक्रिय हैं और कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हुए इन 5 सालों में कांग्रेस के साथ खड़े हैं और जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया है और जनता के बीच रहे हैं, उन लोगों को इस बार टिकट दिया जाना है। प्रत्येक विधानसभा सीट से जैसे कि हर बारी होता है कई दावेदारियां होती हैं, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला होता है कि एक व्यक्ति को टिकट देना है। ऐसे में आज की महत्वपूर्ण बैठक है जो कि अब यहां पर शुरू हो चुकी है और उस पर मंथन हो रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस हर एक कदम को फूंक पर रखना चाहती है। 2017 के विधानसभा चुनाव सबके सामने रहे, 11 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी और ऐसे में इस बार अगर सत्ता में वापसी करनी है और कैसे इस बार जो है भाजपा को जो है हराना है और यहाँ पर 2022 की जीत को फतेह किस तरीके से होगी, किस पर विश्वास जताया जाए, उन प्रत्याशियों का चयन होना है। बिल्कुल रवि, और चुनौतियां भी इस बार बहुत ज्यादा हैं। आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी जानकारी देहरादून से दे, विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकें हैं। प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी और उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी इस बैठक में होंगे।
सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी होंगे। आरपी सिंह और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी बैठक में पहुंचेंगे। अलग अलग मोर्चों की पूरे दिन बैठक होने वाली है। भाजपा संगठन की अलग अलग बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पार्टी प्रदेश प्रभारी मौजूद होंगे, पार्टी प्रदेश पदाधिकारी मौजूद होंगे और तमाम रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहलाद पटेल जो कि इस बैठक में पहुंचेंगे। पंकज इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। पंकज, एक तरफ कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। लगातार हम वो तस्वीर भी देख रहे हैं। आज बीजेपी की बैठक होने जा रही है। 2022 के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है। विस्तार से जानकारी दीजिएगा, बैठक कब शुरू होगी, कौन कौन पहुंचेगा और किन मुद्दों पर चर्चा होगी? यह देखिए, उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। एक तरफ कांग्रेस अपनी बैठक कर तमाम आगे की रणनीति चुनावों को लेकर तैयार कर रही है। वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा में भी आज दिन भर बैठकों का दौर रहेगा। प्रहलाद जोशी जो चुनाव प्रभारी हैं उत्तराखंड के, वो आज देहरादून पहुंच जाएंगे। लगभग 3 बजे करीब वो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और मुख्यमंत्री आवास में उनकी बैठक होगी। मुख्यमंत्री उस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम उसमें मौजूद रहेंगे और जो सह प्रभारी हैं लोकेट चटर्जी वो भी इसमें मौजूद रहेंगी। इसके साथ साथ ही सभी पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया है। मुख्यमंत्री आवास में 3:30 बजे करीब ये बैठक होगी और लगभग 2 घंटे ये बैठक वहाँ चलने वाली है। तो इसमें एक तरह से देखा जाएगा कि सरकार के कामकाज किस तरह के रहे हैं, किस तरह का फीडबैक सरकार का रहेगा, ये तमाम चीज़ों को मंथन किया जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा सकता है कि सरकार का फीडबैक बोलेंगे इसमें प्रहलाद जोशी और किस तरह से आगे की रणनीति तैयार करनी है उसको लेकर किया जाएगा। क्योंकि चुनावों के हिसाब से अगर देखा जाए जया तो बहुत ज़्यादा वक्त अब रहा नहीं है उत्तराखंड में। 2 महीने का वक्त उत्तराखंड में मात्र बचा है और ऐसे में तमाम तैयारियां संगठनों को करनी है। और यहाँ अगर भाजपा की बात की तो भाजपा ने 60+ का टारगेट यहाँ दिया है और 60+ के टारगेट को अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत भाजपा के कार्यकर्ताओं को करनी होगी। क्योंकि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो विधायक है उनकी एंटी इनकम वैसी क्षेत्रों में नजर आ रही है। कई विधायकों से क्षेत्र की जनता नाराज है, कई का व्यवहार ठीक नहीं रहा है, कुछ लोगों ने बेहतर काम नहीं किए हैं। तो ये तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी होंगी जो संगठन के लोग और सरकार के लोग बैठकर इसमें तय करेंगे। उसके बाद 8:30 बजे करीब भाजपा प्रदेश कार्यालय में तमाम एक महत्वपूर्ण बैठक होगी चुनाव संचालन समिति की, जिसमें आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। और कल लगातार बैठकों का दौर रहेगा। कल श्रीनगर में एक बैठक होगी, इसमें 3 विधानसभाओं की बैठक की जाएगी। उसके बाद देहरादून में प्रहलाद जोशी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। शाम को फिर चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की जाएगी। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं कार्यकर्ताओं को दे दूं, कल जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनकी एक कल बैठक हुई थी, इसमें सभी पदाधिकारी रहे थे। तो चुनावों को लेकर जो घोषणा पत्र भाजपा तैयार करेगी उसमें क्या क्या बिंदु रखे जाने हैं इसको लेकर ही मंथन किया जाना है। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी और क्योंकि समय बहुत कम है और ऐसे में बैठ के बहुत ज्यादा है, मुद्दे बहुत ज्यादा हैं जिन पर चर्चा करनी है। इसी कड़ी में प्रहलाद जोशी भी आज वहां पर होंगे, तो देखना होगा कि किन मुद्दों पर बात होती है। बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। मंगलवार को हुई धामी कैबिनेट की बैठक में राज्य की नई खेल नीति के साथ 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। शासकीय प्रवक्ता इन मामलों को लेकर जानकारी उन्होंने दी। मंत्रिमंडल में खेल प्रतिभाओं के विकास के लिए नीति के साथ ही भोजन माताओं का मानदेय 1000 रुपए बढ़ाने का फैसला भी हुआ और अब राज्य में 25,000 से ज्यादा भोजन माताओं को हर महीने 3,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। वहीं पीआरडी जवानों के दैनिक मानदेय में 70 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई और उन्हें 570 रुपए दैनिक भत्ता मिलेगा। एक महीने में ये बढ़ोतरी 2100 रुपए की गई है। खेल प्रतिभाओं को आरंभिक आयु 8 वर्ष से ही पहचानने और उनको तलाशने हेतु प्रतिभा श्रृंखला विकास योजना PSAT फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट को लागू किया जाएगा और उच्च प्राथमिकता वाले खेलों में तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे राज्य में। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना भी इसमें की गई है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दिया जाना, मेजर ध्यानचंद निजी क्षेत्र खेल प्रतिभागिता प्रोत्साहन कोष की स्थापना, खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में 30% से 50% तक की वृद्धि और खिलाड़ियों हेतु दुर्घटना बीमा में आर्थिक सहायता। राज्य परिवहन निगम की बसों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभाग करने हेतु राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा का भी इसमें प्रावधान किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय SC ST और निर्भर BPL वर्ग के लिए लिया गया है, जिसमें जो वर्ग 3 और वर्ग 4 की भूमि उनको विनियमितीकरण किया जाता था, उसमें
उनको कुछ राशि देके उसको विनियमित किया जाता था, उसको निःशुल्क करने का निर्णय आज कैबिनेट ने लिया है। SC, ST और BPL को 3.125 एकड़ तक की भूमि को विनियमितीकरण निःशुल्क कर दिया जाएगा। भोजन मित्रों के वेतन 2000 से 3000 और PRD जवानों का 70 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 2100 रुपये करने का बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ जो हमारे राशन डीलर हैं PDS सिस्टम वाले, राशन डीलर्स को जो 18 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से लाभांश दिया जाता था, उसे बढ़ा करके 50 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय भी आज कैबिनेट में लिया। वहीं अल्मोड़ा पहुंचे सांसद अजय टम्टा ने किसानों के तीनों कानून के वापसी को लेकर अपना बयान दिया। अजय टम्टा ने कहा कि बहुत से किसान संगठन कानून को लेकर पक्ष में थे और कुछ ही संगठन इस कानून को लेकर नाखुश थे। फिर भी प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया वो देश हित को देखते हुए लिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये किसानों के लिए एक बड़ा पवित्र कानून था। इस पवित्र कानून को लाने के बाद इस देश के अंदर जो हम किसानों की स्थितियाँ और कैसे बेहतर हो सकती है, कैसे हम अपने देश का उपज बढ़ा सकते हैं, जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं उस इंपोर्ट को भी हम धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। तो मगर ऐसा कुछ लोगों को नहीं भा पाया। मैंने पहले भी बोला है कि बहुत सारे संगठन, बहुत किसान संगठन बहुत पक्ष में थे, मगर बहुत सारी व्यवधान होने के कारण से हमारे जो बॉर्डर की रोड हैं उन रोडों में ब्लॉक होने के कारण से वो इन किसान आंदोलन के कारण जिनको 2-2, 3-3 घंटा घूमना पड़ता था, दिल्ली पहुंचते पहुंचते एम्बुलेंस में जाते थे, उन लोगों की जानें चली जाती थी। तो इस कारण से बहुत समय, बहुत व्यवधान था और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन संगठनों के लिए बोला भी था कि इसमें विचार करें। वहीं महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरोध में उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत पूरे प्रदेश में पदयात्रा निकाल रहे हैं और इसी कड़ी में हरदा ने हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में पदयात्रा निकालकर विरोध जाहिर किया। पदयात्रा के दौरान हरदा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री धामी को खनन प्रेमी मुख्यमंत्री बताया। हमारी महंगाई के खिलाफ जिसने लोगों की कमर तोड़ करके रख दी है, गैस, खाने का तेल, सब्जियां, दाल, सबके दाम आसमान पहुंच गए हैं। आम आदमी की ज़िंदगी बड़ी कठिन हो गई है। बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है। काम धंधे लोगों के सूख रहे हैं। विकास ठप पड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहा है। इस सब के खिलाफ ये जन पद यात्राएँ हैं, हमारी पद यात्रा। अभी ये सारे प्रदेश भर में निकलेंगी और ऐसे ही जो सिलसिला, ये मेरी 21वीं पद यात्रा है और ये निरंतर जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए, जानने के लिए जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं देहरादून, जहां हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा लोगों से पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सुबह का वक्त है और लोग अक्सर चाय की चुस्कियां लेते हैं, लेकिन इस वक्त अगर बात करें उत्तराखंड की तो 2 महीने बाद चुनाव है और चुनाव से पहले भी चाय की चुस्कियों पर चुनाव की सरगर्मियां हैं, चुनाव की बातचीत हैं, पार्टियों की बातचीत हैं, किसकी सरकार मिलती है। आप महिला हैं, किस तरीके से आप सोच रही हैं कि जो उत्तराखंड में मौजूदा सरकार है उनका किस तरीके का रवैया रहा महिलाओं के लिए अगर बात करें? कोई कुछ भी नहीं हुआ अब तक, क्योंकि फॉर्म्स आते हैं, लेट हो जाती है, रिजल्ट नहीं आते हैं, तो इस वजह से इस तरीके की नाराजगी तो रही है कि लगातार अगर यहाँ पर बात करें। मैम आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि जी, क्या लग रहा है, चुनाव भी नज़दीक हैं, चाय की चुस्कियाँ, कामकाजी महिला हैं, रोजगार से जुड़ी हुई हैं, किस तरीके का लगता है कि गवर्नमेंट ने कितना काम किया है रोजगार को लेकर? गवर्नमेंट का ज़्यादा तो मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ, इतना मैं ध्यान भी नहीं देती, क्योंकि सरकार कुछ कर ही नहीं रही है ना महिलाओं के लिए। महिला उठे भी तो कैसे उठे, अपने लिए कुछ सवाल मांगे भी तो कैसे मांगे, क्योंकि अपना ही इनका कम नहीं होता तो दूसरों का क्या सुनेंगे। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि जैसे अगर सरकार अब की बार जो आए तो महिलाओं की ज़रूर सुने, महिलाओं की इच्छा पूरी करे, उनके बच्चों के लिए सोचे, और जो वृद्धा महिलाएं होती हैं उनकी पेंशन के बारे में सोचे, ताकि उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो आगे चल के। बस यही चाहते हैं अगली सरकार कुछ ऐसा ही लाए। अच्छा, इस वक्त जो सबसे खास बात है, क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव है, आपके पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो मत देना है कि मतदान जब करेंगे उसी की सरकार बनेगी जो जनता चुनेगी, तो क्या सोच है इस बार? सर, जब
चुनाव होता है, जब वोटिंग लेने का टाइम आता है, जब तो बोलते हैं हम ये वाली नौकरी निकालेंगे, ये निकालेंगे, वो निकालेंगे, लेकिन जब वो जीत जाते हैं ना, उसके बाद तो वो भूल ही जाते हैं कि किसके लिए क्या योजनाएं बनाई जाए। क्योंकि लड़कियां बहुत सारे ऐसे बेरोजगार बैठे हैं यहाँ पर, कोई कुछ नहीं करती सरकार जीतने की, सरकार बनने के बाद कुछ नहीं होता, वो सब कुछ भूल जाते हैं। फिर 5 साल बाद 6 साल बाद वो फॉर्म्स निकालती हैं, रिजल्ट भी बहुत लेट आते हैं, उसका कोई वो नहीं होता। मौजूदा सरकार ने खासतौर पर रोजगार को लेकर बात की है, तो क्या लगा कि इस बार जो बीजेपी की सरकार रही कितना फ़ायदा रहा उत्तराखंड को, क्योंकि अब तो 5 साल पूरे होने वाले हैं? सर ऐसी बात नहीं है, करने को किया है, ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं किया है महिलाओं के लिए, करने को किया है और नहीं भी किया है, मैं ऐसा कुछ कह सकती हूँ। क्योंकि कई सारे मेरे साथ के हैं जो मुझे बोलते हैं कि मतलब ऐसा सरकार ने नहीं किया, ऐसा करते तो शायद ऐसा हो जाता। अगर चीज़ें लेके जोड़े तो शायद कुछ नहीं भी किया और किया भी है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। क्योंकि देखो वो भी सरकार है, उन्हें भी देखना है अपना, वो भी चला रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, बस यही है। बातें होती हैं। अब देखिए ये भाई साहब हैं, यहाँ पर तंदूरी चाय बनाते हैं, इनकी अपनी शॉप है। भाई साहब क्या कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? सर हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहती है, जो भी हम काम करते हैं और अच्छा काम करेंगे उसको कितना भी छुपा लिया जाए विरोधी दल के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी काम, तो किसी न किसी दिन सामने निकल कर आ ही जाता है और कोई भी झूठ भी ज़्यादा दिनों तक नहीं छुपता। तो रही बात सर सरकार आने की, मैं यही कहूँगा जो जनता जिसको पसंद करती है उसकी सरकार डेफिनेटली आएगी ही आएगी। कौन से ज़िले से हैं आप? चमोली ज़िले से हूँ, कर्णप्रयाग से। चमोली ज़िले आप युवा हैं, अभी जो मौजूदा सरकार है 57 सीटें पहली बार किसी गवर्नमेंट को मिली, आप लोगों की बदौलत, जनता की बदौलत, किस तरह का कार्यकाल देखा है आप? क्योंकि 2 महीने रह गए 5 साल पूरे होने वाले। जी बीजेपी का कार्यकाल अगर हम देखें तो संतोषजनक रहा है। मोदी जी का जो कार्यकाल है और डबल इंजन की जो सरकार बोल रहे हैं, तो उत्तराखंड में आप जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स देखेंगे, ऑल वेदर रोड हो या रेलवे प्रोजेक्ट हो, तो काफ़ी काम हुआ है और विशेषकर पहाड़ में बहुत काम हुआ है। लोगों को थोड़ा पलायन से मतलब हम कह सकते हैं थोड़ा सा, अभी इतना तो नहीं लेकिन कुछ हद तक पलायन पे वहाँ पे रिवर्स पलायन जो हो रहा है उससे संतुष्टि। जो मुख्य विपक्ष है कांग्रेस, वो तो कह रहा है कुछ नहीं किया और इस बार जनता कांग्रेस को चुनने वाली है, ऐसा कुछ है? किस तरीके की सरगर्मियाँ हैं प्रदेश में? मैं विशेषकर चमोली की बात करूं तो चमोली में कुछ जो ये जितने पहाड़ में प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उस हिसाब से, और फिर मोदी सरकार का 5वां सैन्य धाम के रूप में जो चमोली ज़िले से शुरुआत करी है, और सैन्य धाम जो है हमारे विशेषकर पहाड़ के जो युवा हैं वो भारतीय सेना में इच्छुक वो रखते हैं, तो इसलिए उनका विशेषकर मोदी जी का भी यहाँ पे लगाव रहा है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस अपने सरकार के लिए कुछ ना कुछ अगर भ्रमित वाली बातें बोले तो युवा नहीं आएगा। युवा अब यहाँ पर मिले हैं, महिला शक्ति यहाँ पर मिली हैं, तो उनके बीच किस तरीके की चर्चाएं हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिली जुली बातें हैं, कुछ संतोषजनक सरकार का कार्यकाल माना जा रहा है, कुछ असंतुष्टियां भी हैं रोजगार को लेकर, कुछ असंतुष्ट भी महिलाएं नजर आई हैं। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि चुनावी सरगर्मियाँ पूरी तरीके से तेज़ हैं और जिस तरीके से कुल्हड़ वाली जो चाय है, जो तंदूरी चाय उबल रही है, इसी तरीके से जो बातचीत है वो भी बातचीतें कहीं ना कहीं उत्तराखंड में तेज़ हो चली हैं। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, ABP गंगा, देहरादून।